कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर पराग ठक्कर, ही इज हेड फंड मैनेजर फोर्ट कैपिटल, एंड मिस्टर योगेश नंदा, ही इज पार्टनर प्रॉफिट एज अकेडमी। मैं शुरुआत पराग सर से करूंगी। पराग सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इट्स प्लेजर टू होस्ट यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पराग सर, सिचुएशन बदल चुकी है। फ्राइडे तक डर तो था कि यूएस विल कम इन एंड स्टेप इन, ऐसा हुआ, और वीकेंड पे सब कुछ बदल गया। जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हम रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर उस रेंज पे फंस गए हैं और नीचे की तरफ ड्रैग हो रहे हैं। बट यस, रेजिलियंस अभी भी हमारे बाजारों में है, और हमारा बाजार अगर हम कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट से, डेवलप्ड मार्केट से भी, इट्स क्वाइट रेजिलियंट। ऐसी सिचुएशन में आप इंडियन मार्केट्स को कैसा देखते हैं, एंड हाउ डू यू रीड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन? तो थैंक यू आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू राइटली सेड, कि हमारा मार्केट बहुत ही रेजिलेंट है, बिकॉज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी फ्लोज है, प्लस जी। डॉलर भी करेक्ट कर चुका है। तो एफआईआई की भी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने बाइंग देखी। इनफैक्ट फ्राइडे को काफ़ी अच्छी बाइंग थी एफआईआई की, फुटसी जी। रीबैलेंसिंग भी था, और उसके और प्लस डॉलर जो 110 डॉलर इंडेक्स पे पहुंच गया था, वो अभी 98 के आसपास है। तो एफआईआई जी। की बाइंग भी है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काम चालू रहता है, और वो जी। अगर डिस्टर्ब नहीं होता है, और ऑयल हम्म। $80 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तो जी। इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय नहीं है ये। हम्म। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम हमारे पोर्टफोलियोज में अभी 9 से 10% कैश पे है, जी। बिकॉज जून क्वार्टर जनरली जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा ठंडा रहता है, आफ्टर मार्च हम्म। क्वार्टर, विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसे कोई हम्म। नियर टर्म में बड़े ट्रिगर्स नहीं है। बट ये जो हम्म। दो बड़ी चीजें हैं, एक डॉलर का गिरना, जी। और दूसरा आरबीआई का, आई वुड से, बीइंग वेरी एग्रेसिव करेक्ट। टू ड्राइव ग्रोथ। हम्म। ये जो एक पॉलिसी है कि उन्होंने 100 बिप्स सीआरआर कट किया, 100 बिप्स रेपो रेट जी। कट किया, उसके पहले ओएमओज किए थे, उसके बाद प्रोजेक्ट जी। फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने जी। प्रोविजनिंग को इज आउट किया। कल ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए बोला कि आपको प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के लिए 75% से 60% पे प्रोविजन। तो एक के बाद एक के जो आरबीआई के स्टेप्स आ रहे हैं, वो हम्म। मेरे हिसाब से आफ्टर मॉनसून, अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा, वेल स्प्रेड आउट रहा, तो इंडिया हम्म। में काफी ग्रोथ ला सकता है। तो ये करेक्ट। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम्म। के लिए इंडिया का मैक्रो और माइक्रो काफी हम्म। अच्छा सेटअप है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया का मार्केट हमेशा रेजिलियंट रह रहा है, हम्म। और इतना बड़ा फॉल अभी नहीं आ रहा है। बिकॉज प्रीवियसली क्या होता था कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता था तो एफआईएस की सेलिंग आती थी। जी। तब तब जब ऐसे कोई कारण आते थे जिससे ऑयल बढ़ता था, या रशिया यूक्रेन के टाइम में हमने देखा था कि ऑयल 125 चला गया था, तब बड़े फॉल आते थे मार्केट। जी। आज की तारीख में अभी, बिकॉज एफआईआईज आर नॉट वेरी बिग सेलर्स, बिकॉज डॉलर इज डिप्रिशिएटिंग, करेक्ट। और प्लस इंडिया का मैक्रो और आरबीआई का जो ये स्टैंड है, आई थिंक इसीलिए मार्केट में रेजिलियंस है। और हम्म। इसीलिए हम भी यही देख रहे हैं कि मार्केट में कोई गिरावट आए तो हमें हमारे जो पसंदीदा शेयर्स है, वो सेक्टर्स है, उसमें हम हम्म। हमारा वेट बढ़ा के ये जो कैश है 10%, उसको यूज करें। जी। योगेश जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपके लेवल्स क्या कहते हैं? निफ्टी अब उसी दायरे में फिर से फंस गया है, नाउ ऑन द लोअर साइड। आई गेस आपका माइक Yeah. म्यूट पे है योगेश। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या। सो अगर निफ्टी लेवल की बात करें, इनफैक्ट लास्ट 2 मंथ से निफ्टी, बैंक निफ्टी एक रेंज में है। सो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया एंड एक रेंज जी। बना रहा है। अगर निफ्टी रेंज की बात करें, 25 टू बी प्रिसाइज ऑन द लेवल साइड, एंड 24,500 ऑन डाउन साइड। हम्म। ये एक रेंज में है निफ्टी। इनफैक्ट फ्राइडे को एक होप बना था दैट मार्केट वो रेंज ब्रेक कर दे, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज हमें अगेन एक गैप अप, गैप डाउन देखने मिला। बट यहाँ दो तीन पॉजिटिव चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ये गैप डाउन में एक तो विक्स आज उतना नहीं बढ़ा है, सो हमें एक जी। फियर नहीं देखने मिल रहा है। हम्म। सेकेंड थिंग, मार्केट काफी रेजिलेंट है। इनफैक्ट अगर हम लोग इजराइल मार्केट की बात करें, दैट्स एट ऑल टाइम हाई। सो हम्म। फियर वॉर साइड से उतना फियर नहीं आ रहा है। यस, एक जो फैक्टर मैं क्लोजली वॉच करूंगा, दैट विल बी द क्रूड। क्रूड में टिल वी आर 82, बिलो 82 लेवल, तब तक कोई हम्म। इश्यू नहीं है। बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म हम ट्रेंड की बात करें, मार्केट ये क्रूड भी एक रेंज में है काफी टाइम से। सो एक हम्म। ब्रेकआउट पॉसिबल है ओनली अबो 80 टू 82 लेवल। वो लेवल क्रॉस करेगा तो आई विल बी लिटिल वरीड।
बट जो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट मार्केट यहाँ में भी थोड़ा जब तक 24,500 लेवल अगर ब्रीच नहीं करता है, सो आई एम होपिंग फॉर अ ब्रेकआउट सून, मे बी विद इन अ 1 or 1.5 month। ओके, आज मार्केट में थोड़ी बहुत अब रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी इज डाउन 170 पॉइंट, स्टिल डाउन, बट 250 पॉइंट एक बार में नीचे था आज जब खुद खुलते ही, लेकिन वहां से रिकवर हुआ है। 24,947 के आसपास का लेवल है। सेंसेक्स में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 350 अंक नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स 14 के आसपास है, और फिन निफ्टी एंड मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की आज भी बात करें, इनफैक्ट जो बेंचमार्क इंडाइसेस है निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट तो है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में उतनी गिरावट नहीं है। पराग सर, ये सवाल आपके लिए होगा, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ वीक्स का ट्रेंड देखें, हालांकि बेंचमार्क्स हैव बीन होल्डिंग क्वाइट डिसेंटली, बट मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस इज वंस अगेन देयर, और आज के बाजार में भी जहां बेंचमार्क्स गिरे हुए हैं, मिड कैप्स आर इन ग्रीन। बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप का बास्केट जो है वो एक्चुअली काफी ब्रॉड बास्केट है। तो इसमें मेरा जो व्यू रहता है वो हमेशा बॉटम ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक रहता है। मैं इसमें ये व्यू नहीं बोलूंगा कि पूरा मिड कैप स्मॉल कैप गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए, या वो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट इज स्टॉक स्पेसिफिक। तो बेसिकली हर कंपनी के अपने फंडामेंटल्स है, और उसकी वैल्यूएशन को हिसाब से अगर जो ग्रोथ है उसके सामने अगर पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कंफर्टेबल है, तो वो स्टॉक गिरने की कोई बड़ी वजह नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की ऑयल ब्रेकआउट कर जाए और 80-82 के ऊपर, जैसे कि उन्होंने बताया वैसे अगर हो जाए और पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाए। अदरवाइज आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप एक बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस है। और इंडिया का मैक्रो जो है, अनलेस ऑयल बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक नहीं जाता है। सी एक बात होती है कि ऊपर जाए, 80 के ऊपर जाए और फिर लेकिन टिके नहीं, जैसे कि रशिया यूक्रेन के टाइम में हमने देखा था कि 125 चला गया था, लेकिन वो फिर जोर से नीचे आ गया। और जी। जबकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल ही रहा है। तो पॉइंट हम्म। इज कि वहां पे टिके नहीं, तो मेरे हिसाब से इट इज अ बॉटम अप। जो जो अच्छे स्टॉक्स है, जहाँ अच्छे मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो हर डिप पे लोग खरीदने ही वाले हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। हम्म। पर अक्सर लेकिन एलोकेशन क्या रहेगा, कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप? तो आज की तारीख में मेरे आप अगर पूछे तो मेरे हिसाब से गिने चुने लार्ज कैप ऐसे है जहां पे आप 15% से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ देख सकते हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्पेस में ऐसा हो सकता है, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द मॉनसून और हीट वेव द प्राइसेस हैव हेल्ड स्टेडी। तो प्राइसेस अभी भी कम नहीं हुए हैं। और इसके चलते जिस सीमेंट कंपनी में डबल डिजिट ग्रोथ है, जैसे कि मैं डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे पीएमएस पोर्टफोलियोज में है और हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपके व्यूअर्स को ये एडवाइस है कि जो भी खरीदना चाहे वो अपने एडवाइजर को पूछ के ही करें, जरूर। क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि अल्ट्राटेक है, वो लार्ज कैप में हमें हमें ऐसा लगता है कि 15% से ज़्यादा ही उसका एबिटा ग्रोथ आ सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में सिटी यूनियन बैंक है, जो हमारा ये सब स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़े वेट्स हैं। उसमें मुझे लगता है कि 13-14% से ज़्यादा ग्रोथ इजीली आ सकता है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। और जहाँ पे हमको मैनेजमेंट पे भी कंफर्ट है और वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट है, तो आई वुड बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक इन दिस मार्केट रेदर देन गोइंग के भाई लार्ज कैप में मुझे इतना एलोकेट करना है, मिड कैप में इतना एलोकेट करना है, स्मॉल कैप में इतना एलोकेट करना है। ओके। योगेश, आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स है ट्रेंट एंड बीईएल। बीईएल तो कंसिस्टेंटली हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, आज 419 के आसपास कामकाज कर रहा है, और ट्रेंट एक बार फिर 6000 के आंकड़े के पास, 6045 इज द लेवल फॉर ट्रेंट, इट्स अप 2.5%। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? सो अगर बीएल की बात करें, सो मैं इनफैक्ट जो फुल बास्केट है डिफेंस बास्केट, बीएल, मजगांव डॉक एंड जीआरएससी, स्पेसिफिकली ये 3 स्टॉक, अगर हम देखें ये उनके ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एंड जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है एंड विथ फॉलिंग मार्केट सस्टेन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। बट बीएल पे मेरा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स टाइप। सो एनी 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 बैड डे, और जब मिड मिड कैप में से थोड़ा करेक्शन आ रहा है तब हमें अच्छी लेवल पे मिले तो ये स्टॉक में हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट डिफेंस में मेरे टॉप पिक्स रहेंगे मजगांव एंड जीआरएससी। एंड अगर ट्रेंड की बात करें तो कल जो रीबैलेंसिंग के बाद ट्रेंड में एक अच्छा मूव आया था। एंड इनफैक्ट ट्रेंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे भी है, सो एक
ट्रेडिंग बैट यहाँ पे बन सकता है। मे बी मेरा मिड टर्म व्यू उतना स्ट्रांग नहीं है स्टॉक पे, बिकॉज ये एक रिकवरी स्टॉक रहेगा, बट यस एक ट्रेडिंग बैट यहाँ से बन सकता है जस्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग चार्ट्स। हम्म, हम्म। पर अक्सर डिफेंस स्पेस पे भी जरूर बात करना चाहूंगी आपसे। डिफेंस हैज बीन अ स्पेस जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक बार फिर इंटरेस्ट जो है वापस आ चुका है। पर वैल्यूएशन वाइज आपको कितना कंफर्ट मिलता है इस स्पेस से? ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है। देखिए, हमारे पास HAL काफी हाई वेटेज था। जो हमने ट्रिम किया है, ये प्रॉफिट बुक किया है हमने अभी अभी। मेरा ये मानना है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा यूफोरिक हो जाए, और सी हम एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी लिव्स इन रीसेंसी इम्पैक्ट। तो अभी करेक्ट। अभी जो हुआ है उसको लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। तो अभी हम्म। लास्ट जब से रशिया यूक्रेन हुआ है, या इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, अभी ये ईरान इसराइल हुआ है, तो इतने सारे इवेंट्स जियोपॉलिटिकल हो रहे हैं कि ह्यूमन हम्म। टेंडेंसी यही बोलती है कि डिफेंस पे तो बस लॉन्ग टर्म व्यू लेके बैठ जाओ, ये तो स्ट्रक्चरली है, इसमें कुछ खोना नहीं है। और जी। बिकॉज एक दूसरे के साथ कंट्रियां झगड़ती रहेगी तो डिफेंस स्पेंडिंग सबके बढ़ते रहेंगे। ये एक लॉन्ग करेक्ट। टर्म ऐसा व्यू बन जाता है, लेकिन उसके चक्कर में ये एक याद रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या PEG रेशियो पे कर रहे हैं। और आपकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी भले 6 साल की हो, 7 साल की हो, 8 साल की हो, लेकिन आप अगर हम्म। 50 PE पे ले रहे हो तो यू आर नॉट बाइंग विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरा ये मानना है कि रिसेंसी इम्पैक्ट से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दूर रहना हम्म। चाहिए। और इसीलिए हम्म। हमने तो यही पोजीशन ली है कि डिफेंस में हमने हमारी पोजीशन काफी ट्रिम कर ली है। ओके। इंडिया पाकिस्तान के बाद जो रैली हुई थी उसमें। जी। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट शुड कम आउट विथ OFS इन मेनी ऑफ द स्टॉक्स। बिकॉज पचास ओके। पचास PE पे अगर स्टॉक चल रहा है तो इज अ गुड टाइम कि गवर्नमेंट को पैसा रेज करना चाहिए इन स्टॉक्स में OFS करके। हम्म। हम्म। वो अच्छा भी रहेगा पराग सर, बिकॉज जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है क्रूड ऑयल की, वी हैव टू हैव कंटेन आवर एब्सोल्युटली, फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्युटली। आल्सो। तो समवेयर बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर इतने अच्छे प्राइस पे स्टॉक का भी कामकाज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट OFS एंड गार्नर मनी फ्रॉम एग्जैक्टली। यूज दैट मनी फॉर डेवलपमेंट। योगेश जी, दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी और दोनों ही स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। AB कैपिटल एंड MCX, दोनों कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। यानी कि एक तो कमोडिटी से है, एक मार्केट से है। तो क्या करेंगे इन चार्ट्स पे अब? सो अगर MCX की बात करें तो इनफैक्ट ये जो सेक्टर है कैपिटल गुड सेक्टर, हम्म। ये डेफिनेटली मेरी पॉजिटिव लिस्ट पे है। एंड MCX इज वन ऑफ द टॉप पिक अपार्ट फ्रॉम CDSL एंड कैम्स। सो MCX चार्ट पे मेरा स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। इनफैक्ट मैं लास्ट काफ़ी दिनों से या इस पे रेकमेंड भी कर रहा हूँ दैट ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर AB कैपिटल की बात करें, यस स्टॉक यूफोरिया में है, स्टॉक में स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, बट ये लेवल पे मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा इन AB कैपिटल। सो आउट ऑफ टू स्टॉक्स आई प्रेफर MCX। ओके। पर अक्सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में अब आपको क्या पसंद है? प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, NBFCs, और कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, AMCs? हमने ये व्यू लिया था इंटरेस्ट रेट कट के पहले हम्म। कि NBFCs विल बेनिफिट, तो हमने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, AB कैपिटल, पिरामल एंटरप्राइज, इन सब में काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट हुआ और हमने प्रॉफिट भी बुक किया है। और आज की हम्म। तारीख में एज वी स्पीक हमारे फंड में सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों ओके। स्टॉक्स है जो बैंकिंग स्पेस से है, और बजाज फिनसर्व ऑफ कोर्स। हम्म। सिटी यूनियन बैंक में मैं कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत ही प्रूडेंट मैनेजमेंट है। कोविड के बाद इन्होंने 4 साल ग्रो नहीं किया। फिर जब जी। उन्हें लगा कि उनकी जो कस्टमर सेगमेंट है, जो SME MSME, हम्म। उनमें उनको ग्रोथ दिखने लगा, उनकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी पे उनको कॉन्फिडेंस आया, तब उन्होंने जाके ग्रो करना शुरू किया। पिछले साल उन्होंने ग्रोथ शुरू की है। इनफैक्ट इस साल जी। मेरी उम्मीद के हिसाब से 14 से 16% ग्रोथ आएगी। नीम हम्म। कंप्रेशन सबसे कम इस बैंक में आएगा, बिकॉज इनका 25% ऑफ द गोल्ड लोन बुक जो है वो फिक्स रेट हम्म। पे कर दिया है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से इसमें निम कंप्रेशन भी कम आएगा। असेट क्वालिटी इज होल्डिंग ऑन, लाइक लास्ट ईयर नेगेटिव स्लिपेज चल रहा है इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से हम्म। ये एक बैंक है जिसमें 14 से 15% की अर्निंग ग्रोथ है। PE मल्टीपल अगर आप FY27 पे देखिए तो 10 का ही है। प्राइस टू बुक हम्म। 1.2 टाइम्स है, जबकि ROI 1.5% है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बैंक सबसे बढ़िया लगता है, फॉलोड बाय फेडरल बैंक। मैं उसी फर्स्ट ऑफ लैंडिंग इज अ वेरी वेरी रिस्की बिजनेस। पैसा बांटना तो मतलब आप 50% ग्रोथ भी दिखा सकते हो, लेकिन हमने हम्म। देखा है पास में कैसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो जी।
ये लेवरेज सेक्टर है, इसमें आपको वही बैंक लेनी चाहिए जो प्रूडेंटली लैंड करता है और अपने मार्जिन को बचाए रखता है, जबकि क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉलिंग एनवायरनमेंट बैंक्स के मार्जिन घटते हैं। तो ऐसी हम्म। बैंक जहां बैंक अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाए और असेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो और वैल्यूएशन रिजनेबल हो, तो हमारे पास फाइनेंशियल स्पेस में अभी सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक और बजाज फिनसर्व आर द स्टॉक्स विच वी हैव।